हेलो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो बच्चों, लास्ट जो हमारा टॉपिक था उस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने एनोड रेस के बारे में जाना था और साथ साथ हम लोगों ने रेडियो एक्टिविटी के बारे में जाना था। और उस रेडियो एक्टिविटी में हमने थ्री टाइप ऑफ रेजेस के बारे में और पढ़ा था, विच इज अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। ठीक है, उस अल्फा रेस में हम लोगों ने कहा था कि क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होती है, बीटा रेस क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है, और जो गामा होती है वो क्या होती है, न्यूट्रल होती है आपकी। अब ये बात भी होती है कि जो आपके अल्फा रेज होती है उनमें जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किसका होता है, हीलियम 2 पॉजिटिव का होता है। मतलब वो जो पॉजिटिव पार्टिकल्स जो मिले किसके अंदर, अल्फा रेस के अंदर, वो किसके मिले, हीलियम 2 पॉजिटिव के मिले। और आपको पता है कि जो हीलियम होता है उसके अंदर, ठीक है, कितना पॉजिटिव चार्ज होता है, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। गॉट इट। तो इसका जो मास होगा वो कितना होता है, 4 AMU होता है। ठीक है, और इसका जो नॉर्मली जो मास होता है, और वैसे जो इसका जो इलेक्ट्रॉन के जो मास निकाले गए थे, सॉरी प्रोटॉन के, वो कितना आया, 6.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम निकल के आए। ठीक है, अच्छा, जो ये तो था किसका, 4 पार्टिकल्स का। गॉट इट। अब उसके बाद में कहता है 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज था +2। ठीक है, उनका कितना चार्ज रहा, 3.20 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उनके ऊपर चार्ज इतना था, मास क्या था, इतना था। आज हम पढ़ेंगे, देखो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ ली, प्रोटॉन की डिस्कवरी पढ़ ली। उसके बाद क्वेश्चन उठा कि ये जो इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है ये एटम के अंदर किस तरीके से अरेंज्ड है। ठीक है, उनकी अरेंजमेंट के ऊपर क्या आई, बातें चली। तो क्या हुआ, बहुत सारी डिस्कवरी हुई इस चीज को लेकर कि इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है वो क्या कर रहे होंगे, किस तरीके से जो अरेंज होंगे, किस तरीके से अरेंज है किसी एटम के अंदर। तो डिफरेंट मॉडल्स जो है प्रपोज किए गए, ठीक है, इन डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो जो सबसे पहले और सबसे सिंपल जो मॉडल था जो बताया गया था इसको लेकर, वो दिया था सर जे थॉमसन ने। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। आई होप कि आप सब इस मॉडल से क्या है, फैमिलियर हैं अच्छे से। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जे थॉमसन ने जो कहा, उन्होंने कहा एक जो एटम होता है, ठीक है, वो एक यूनिफॉर्म स्फीयर की तरह होता है। और यूनिफॉर्म स्फीयर है तो पूरे स्फीयर के अंदर क्या फैला हो, यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्म मतलब समझते हैं, बिल्कुल कंप्लीटली अच्छे से, होमोजीनियस वे में। ठीक है, यूनिफॉर्मली क्या है, उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। दोबारा सुनिएगा, जे थॉमसन ने क्या कहा कि जो एटम होता है वो क्या है, एक स्फेरिकल फॉर्म में है, और वो क्या है, उस स्फीयर के अंदर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो उसके अंदर इम्बेडेड है। ठीक है, जिस तरीके से क्या होते हैं, जो आपके जो केक होता है उसके अंदर जो किशमिश होती है वो उसके अंदर दसी होती है, उसी तरीके से इम्बेडेड है इलेक्ट्रॉन। और ये इस तरीके से इम्बेडेड है कि उनके बीच में जो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसकी वजह से वो आपका जो पूरा मॉडल है वो क्या है, स्टेबल है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, और साथ में उसके अंदर क्या है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इम्बेडेड है, लाइक दिस। ठीक है, ये क्या है, उन्होंने कहा कि एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, तो इसके अंदर ये जो पूरा का पूरा जो चार्ज है, पूरा का पूरा ये जो स्फीयर है, ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज इसके अंदर क्या है, इम्बेडेड है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, इस मॉडल को क्या रिलेट करवाया, किससे, पुडिंग मॉडल से। इसको हम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं बच्चे। ठीक है, केक के अंदर जिस तरीके से क्या होती है, किशमिश होती है, या फिर इन्होंने क्या किया, इसको रिलेट करवाया वाटरमेलन से। ठीक है, वाटरमेलन मॉडल भी इसको बोला जाता है। वाटरमेलन से किस तरीके से, कि जो आपका रेड पार्ट होता है वाटरमेलन का, रेड एडिबल पार्ट, खाने वाला पार्ट, वो तो क्या है, पॉजिटिव स्फीयर। जैसे कि आपने देखा ही है, वाटरमेलन को अंदर पूरा अच्छे से रेड पार्ट फैला हुआ है, तो वो क्या है, पूरा पॉजिटिव। और जो उसके अंदर सीड्स होते हैं ब्लैक कलर के, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं।
वो क्या है बच्चे, इलेक्ट्रॉन्स है। तो आप लोगों को अगर मैं ये कहूं कि एक तरफ आप क्या ले लीजिए, वाटरमेलन का रेड पार्ट ले लीजिए और दूसरी तरफ क्या ले लीजिए, उसके अंदर दूसरे हाथ में उसके अंदर जो सीड्स थे वो ले लीजिए। तो आपसे अगर मैं मास कंपैरिजन करवाऊं, वेट कंपैरिजन करवाऊं, तो जो सीड्स का जो मास है एज कंपेयर टू रेड एडिबल पार्ट क्या है, नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। दैट मीन्स कि किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो ना के बराबर होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का मास, और एटम के अंदर तो सिर्फ दो ही चीज थी, इलेक्ट्रॉन और जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हमने क्या बोल दिया था, प्रोटॉन। ठीक है, दैट मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है तो पूरा का पूरा मास एटम के अंदर सिर्फ किसकी वजह से रहा है, प्रोटॉन की वजह से। किसकी वजह से, प्रोटॉन की वजह से। आई नो आप में से किसी ना किसी के माइंड में चल रहा होगा मैम न्यूट्रॉन भूल गए बताना, बट ऐसा नहीं है। तब तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। पहले यही कंसीडर किया गया था कि एटम के अंदर सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है और वो इक्वल नंबर में प्रेजेंट है, कि अगर 10 प्रोटॉन है तो 10 ही इलेक्ट्रॉन है। क्यों है इक्वल नंबर में, अगर 11 प्रोटॉन या 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते तो आपका जो एटम है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता। अगर 11 इलेक्ट्रॉन या 10 एटम हो जाते तो नेगेटिवली चार्ज, यानी कि न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाती। ठीक है, तो अब यहां से क्या माना गया बच्चों, ये माना गया कि जो स्फेरिकल में जो पॉजिटिव चार्ज है, सारा का सारा जो मास होता है एटम का, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से होता है। गॉट इट। तो यही था क्या, थॉमसन मॉडल। इस थॉमसन मॉडल को हम और क्या बोलते हैं, हम प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं, रेजिन पुडिंग मॉडल बोलते हैं, रेजिन पुडिंग मॉडल बोलते हैं। ठीक है, वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं। तो पहले तो बस यही इसका था, उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेबिलिटी, यानी कि इस नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को उन्हें क्या कहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसकी वजह से स्टेबल है। बस उस स्टेबिलिटी की वजह से इस मॉडल को एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, कंसीडर किया गया था, क्योंकि जो चार्ज है वो अच्छी तरीके से स्प्रेड हो रखा था। लेकिन क्या हुआ कि सिर्फ इसी प्रॉपर्टी को ही, यानी कि स्टेबिलिटी वाले फैक्टर को ही ये जो मॉडल था एक्सप्लेन कर पाया था। बाकी के कुछ और फैक्टर्स थे जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, क्योंकि कुछ टाइम के बाद में कौन आए, रदरफोर्ड आए। कौन आए बच्चों, रदरफोर्ड और उनके स्टूडेंट्स आए, रदरफोर्ड एंड इट्स स्टूडेंट्स आए। स्टूडेंट्स कौन कौन से थे, अगर बात करें तो हैंस जीजर एंड अर्नस्ट मेस्टर। अब कुछ बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि मैम सभी साइंटिस्ट के नाम याद रखने जरूरी है क्या, तो मैं आप लोगों से यही कहूंगी, देखो याद रहते हैं तो वेल एंड गुड है, बट आप मेन साइंटिस्ट के नाम याद रख सकते हैं। जैसे थॉमसन में थॉमसन का हो गया, रदरफोर्ड मॉडल में आप सिर्फ रदरफोर्ड का नाम याद रख लीजिए, बाकी इनके नाम याद रखने की कोई नीड नहीं है। हाँ, बस ये हो जाता है कि हाँ हमने सुना था, हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे ही रदरफोर्ड मॉडल आया और उन्होंने, आपको पता ही क्या बताया था, अल्फा पार्टिकल की स्ट्राइकिंग करवाई थी। अल्फा पार्टिकल की स्ट्राइकिंग करवाई थी। ये मॉडल भी आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, अब उस टाइम पे तो सिर्फ आपने अल्फा पार्टिकल की स्ट्राइकिंग करवा दी थी और आप जानते नहीं थे कि अल्फा पार्टिकल होता क्या है। आई होप कि अब आपको अल्फा पार्टिकल के बारे में पता चल गया होगा। तो अल्फा पार्टिकल की स्ट्राइकिंग करवाई थी गोल्ड फॉइल के ऊपर, और उस स्ट्राइकिंग से जो स्कैटरिंग के रिजल्ट निकल के आए थे, उनकी एक्सप्लेनेशन थॉमसन मॉडल की एक्सप्लेनेशन से बिल्कुल भी मैच नहीं करते थे, जिस वजह से थॉमसन मॉडल को क्या कर दिया गया था, डिस्कार्ड कर दिया गया था, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया बाद में। ठीक है, तब हम पढ़ते हैं कि जो थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड स्कैटरिंग मॉडल जो था, ठीक है, रदरफोर्ड का स्कैटरिंग मॉडल बोला जाता है। स्कैटरिंग का मतलब आप समझते हैं टकराना, स्कैटर करवाना। ठीक है, और आपको पता है क्या स्ट्राइकर करवाया गया था, अल्फा पार्टिकल्स की स्ट्राइकिंग करवाई गई थी। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले ये देखते हैं। ठीक है, जो रदरफोर्ड थे उन्होंने क्या लिया बच्चे, एक गोल्ड फॉइल ली। ठीक है, क्या ली, एक गोल्ड फॉइल ली। ये गोल्ड फॉइल क्या थी, काफी पतली थी। ठीक है, काफी थिन थी। इसकी अगर मैं थिकनेस की बात करूं तो इसकी जो थिकनेस रही होगी वो लगभग 100 नैनोमीटर के आसपास रही थी। 100 नैनोमीटर। आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर, सॉरी -9 मीटर। ठीक है, तो 100 नैनोमीटर तो बहुत ही पतली रही थी। ठीक है, ये थी गोल्ड फॉइल। इसके चारों तरफ इस तरीके से एक स्क्रीन लगा दी गई।
ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। एक क्या लगा दी गई, एक स्क्रीन लगा दी गई और इस स्क्रीन के ऊपर बच्चे क्या कर दी गई, कोटिंग कर दी गई। और कोटिंग किसकी कर दी गई, जिंक सल्फाइड की, ठीक है, ZnS की कोटिंग कर दी गई। मुझसे एक बच्चे ने पूछा कि मैम जिंक सल्फाइड की ही क्यों की उन्होंने कोटिंग वगैरह। तो देखो, मैं पहली बात तो उन्होंने ये क्यों की, जिंक सल्फाइड ही क्यों लिया। देखो यहां पर, और जो हमने पहले भी देखा था, जो जिंक सल्फाइड होता है उसका वो क्या होती है, एक फ्लोरोसेंट का काम करता है कि जब भी इस पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं तो ग्लो करता है, ठीक है। इसके अलावा हम अदर कोई भी क्या कर सकते हैं, फ्लोरोसेंट मटेरियल का यूज कर सकते हैं। ओके, उन्होंने जिंक सल्फाइड का कर लिया, अब उनसे जाके नहीं पूछ सकते ना कि आपने जिंक सल्फाइड की जगह ये क्यों नहीं लिया। तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन कोई भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो क्या था बच्चे, यहाँ पर गोल्ड फॉइल था, इसके चारों तरफ एक स्क्रीन लगा दी गई और इसके ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी गई। अब उन्होंने क्या लिया, एक लेड बॉक्स लिया, ठीक है। लेड बॉक्स के अंदर क्या था, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट था। आप याद कीजिए, इसको अब क्या चाहिए, अल्फा पार्टिकल की स्ट्राइकिंग करवानी है। और अल्फा रेज आपको कहां से मिली थी, वहीं से मिली थी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। तो उन्होंने क्या किया, यहां से अल्फा रेज आई और एक स्प्लिट लगा दी ताकि उसमें से क्या जाए, बिल्कुल सीधी जो है क्या जाए, जो रेज जा रही है बिल्कुल गोल्ड फॉइल पर जाकर स्ट्राइक करे, ठीक है। तो इस तरीके से जब वो अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे, ठीक है, याद रखिएगा कि बच्चे जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो काफी एनर्जी, हाई एनर्जी के होते हैं, काफी हाई एनर्जी के होते हैं और इनका भी एक अच्छा खासा मास होता है। कितना होता है, 4 यूनिट। अभी मैंने बताया कि जो अल्फा रेज होते हैं वो He2 पॉजिटिव आयन कंटेन करते हैं, जिसका मास कितना होता है, 4U। तो ये क्या होते हैं, हैवी भी होते हैं, प्लस में क्या होते हैं, काफी हाईली एनर्जेटिक भी होते हैं, काफी एनर्जी होती है इसमें। तो अब यहां से जैसे ही अल्फा रेज गई तो वो क्या हुई, इस गोल्ड फॉइल से स्ट्राइक हुई, ठीक है, क्या हुई, इस गोल्ड फॉइल से स्ट्राइक हुई। तो स्ट्राइक होने के बाद कुछ ऑब्जर्वेशंस निकल के आए। क्या क्या ऑब्जर्वेशंस निकल के आई वो देखते हैं। इन्होंने कहा दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ठीक है, क्या कहा, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स। अब मोस्ट ऑफ दी में कितना परसेंट आता है, 99% की यहां पर बात कर रही हूं मैं। पास थ्रू द गोल्ड फॉइल, पास्ड थ्रू दी गोल्ड फॉइल, उस गोल्ड फॉइल में से क्या हो गए, पास हो गए, मतलब ऐसे आए थे बिल्कुल सीधे चले गए, ठीक है, ऐसे आए थे बिल्कुल सीधे चले गए। उसके बाद में सेकेंड ऑब्जर्वेशन आई इनकी। सेकेंड ऑब्जर्वेशन कहा, ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल got deflect through small angles, मतलब कि स्मॉल फ्रैक्शन बोला है, यानी कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या थे बच्चे, वो थोड़े से एंगल से डेविएट हो गए, मतलब ऐसे आए और कुछ इतने एंगल पर, ठीक है, क्या हो गए, डेविएट हो गए, ठीक है। थर्ड ऑब्जर्वेशन निकाली उन्होंने, वेरी फ्यू में क्या कहता है, कोई 20,000 में से एक, ठीक है, ये कह सकते हैं 1 in 20,000, तो बहुत बहुत कम हुए, राइट। डिड नॉट पास थ्रू दी फॉइल बट सफर्ड, कैसे सफर्ड हुआ, लार्ज डिफ्लेक्शन। ऊपर वाले में क्या देखा हमने, स्मॉल डिफ्लेक्शन, यहां पर क्या देखा गया, लार्ज डिफ्लेक्शन। अब पूछता है कि लार्ज डिफ्लेक्शन तो है कितना, कोई पर्टिकुलर एंगल होगा, ठीक है, मोर देन 90 डिग्री बोल सकते हैं आप, मोर देन 90 डिग्री। और कई बार तो ये हुआ कि जिस एंगल से गया था उसी एंगल पर वापस आ गया, जिस एंगल से गया उसी पर, यानी कि 180 की बात कर रहे हैं, ठीक है। इवन कम बैक फ्रॉम 180 डिग्री, यानी कि ये क्या है, 90 डिग्री क्या हो जाता, कुछ ऐसे। तो इस तरीके से यहां पर डिफ्लेक्शन इस तरीके से इन एंगल्स पे देखने को मिला, और कुछ केसेस में जिस एंगल से आया उसी एंगल पर वापस चला गया, ठीक है। तो ये तो क्या थी, रदरफोर्ड ने ऐसी ऑब्जर्वेशन की थी।
अब इन्हीं ऑब्जर्वेशन को उन्होंने थॉमसन मॉडल्स के साथ में रिलेट करवाया। इन्हीं ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने जो थॉमसन मॉडल था वो डिस्कार्ड हो गया था, बाहर हो गया था। ठीक है, अब थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था? थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग ये था कि एक लार्ज स्फीयर के अंदर पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ था और उसके अंदर क्या थे? नेगेटिवली चार्ज स्फीयर थे, नेगेटिवली चार्ज क्या थे? इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग तो क्या था, जैसे आपने तरबूज देखा है, वाटरमेलन देखा है, तो उसके अंदर जो बीज होते हैं, उसके सीड्स होते हैं, वो धसे होते हैं, क्या वो मोशन होता है? उनमें नहीं होता। या दैट मीन्स ये भी क्या एम्बेडेड है, धसे हुए हैं, इनमें भी मोशन नहीं है। यानी कि आपने कह तो दिया कि पॉजिटिव आयन है और नेगेटिव आयन है, तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन तो है, लेकिन ये मोशन में नहीं है। अगर ये मोशन में नहीं है तो यहां पर क्या ऑब्जर्व होगा? एक वीक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, है ना, क्योंकि जब आपके जो आयंस होते हैं जब वो मोशन में होते हैं तब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है ज्यादा। यहां पर तो इनमें मोशन ही नहीं है, बस चार्ज है तो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, तो जब आप अल्फा पार्टिकल की यहां पर स्ट्राइकिंग कराओगे, यहां पर अगर आप अल्फा पार्टिकल की स्ट्राइकिंग कराओगे तो डेविएशन तो होगा ही नहीं, और अगर डेविएशन भी होगा तो हर बार बहुत थोड़े एंगल से ही क्या होगा? वो डेविएट होगा। इतना लार्ज डेविएशन नहीं हो सकता। लार्ज डेविएशन तभी होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ज्यादा होगा, तभी तो एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इस वजह से अब रदरफोर्ड ने तो क्या किया? देखा था, लार्ज डिफ्लेक्शन भी ऑब्जर्व किया था, इवन 180 डिग्री तक ऑब्जर्व किया था। दैट मीन्स कि ये जो था थॉमसन मॉडल फेल हो गया था, वहां पर काम नहीं किया था। ठीक है, अब बात आती है कि रदरफोर्ड ने ऑब्जर्वेशन तो देख ली कि अल्फा पार्टिकल की जब स्ट्राइकिंग करवाई तो क्या क्या ऑब्जर्व हुआ, तो उस ऑब्जर्वेशन से रिजल्ट क्या निकल कर आया? ठीक है, क्या रिजल्ट निकल के आया? तो उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन तो दी, तो उनकी इस एक्सप्लेनेशन से पहले मैं आपको इन्हीं एक्सप्लेनेशन को एक सिंपल से मेथड से समझाने की कोशिश करूंगी। रदरफोर्ड ने कहा कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल, यानी कि 99% पार्टिकल क्या थे बच्चे? जैसे आए थे वैसे ही उस गोल्ड फॉइल में से बिल्कुल आर पार चले गए। अब आप खुद बताइए, मान लीजिए आप एक बड़े सारे होल में खड़े हैं, एक ये बड़ा सारा क्या है? कमरा है। ठीक है, ये क्या है? बड़ा सारा कमरा है, और इसके अंदर क्या है? एक पिलर है ये। ठीक है, क्या है? एक पिलर है। ठीक है, और यहां पर बहुत सारे बच्चे खड़े हैं रेस लगाने के लिए। ठीक है, और इन सबको ब्लाइंड फोल्ड कर दिया गया और इन्हें कहां तक पहुंचना है? यहां तक पहुंचना है, लेकिन इनमें से किसी को कोई आइडिया नहीं है कि इसके अंदर कोई पिलर भी है। अब क्या होगा कि यहां से जितने भी बच्चे होंगे, ठीक है, जितने भी बच्चे, एक आधा हर्डल रखा हुआ है इधर, एक आधा हर्डल, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, हल्का फुल्का सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा? बच्चों ने भागना शुरू किया, जैसे विसल बजी भागना शुरू करेंगे तो मोस्ट ऑफ दी बच्चे क्या हो जाएंगे? आर पार यहां तक पहुंच जाएंगे। मोस्ट ऑफ दी बच्चे यहां तक पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंचे? क्योंकि यहां पर क्या था? खाली स्पेस था। क्या था? खाली स्पेस था। समझ में आ रही है बात? खाली स्पेस था तो क्या हो गए? पहुंच गए। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन यही थी, अगर 99% पार्टिकल अगर गोल्ड फॉइल में से आर पार चले गए, दैट मीन्स कि एक एटम के अंदर मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या पड़ा हुआ है? एम्प्टी पड़ा हुआ है, बिल्कुल खाली है। ठीक है, तो यहां से उन्होंने क्या कहा कि द मोस्ट ऑफ द पार्ट, दैट इट मीन्स दैट there must be a very large empty space within the atom. रदरफोर्ड ने कहा there must be very large empty space present within the atom. तो पहली ऑब्जर्वेशन तो आई बच्चों ये। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि उनमें से कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो एक लार्ज, जिन्होंने एक क्या किया, लार्ज नहीं, जिन्होंने कुछ एंगल से क्या हो गए? डेविएट हो गए, कुछ एंगल से डिफ्लेक्शन शो किया। राइट, सेकंड पॉइंट में यही पढ़ा था। अब मैंने कहा यहां पर छोटे मोटे हर्डल पड़े हुए हैं। हर्डल लाइक आप कह सकते हो कोई फ्लावर पॉट पड़ा है, या कोई चेयर पड़ी है, कोई स्टूल पड़ा हुआ है। तो यहां से अब ब्लाइंड फोल्डेड बच्चे अगर जाएंगे तो वो क्या करेंगे? वो जो ऑब्जेक्ट है वो हल्के फुल्के हैं, राइट, तो वो क्या कर जाएंगे? यहां से अपने पाथ को डेविएट करके चले जाएंगे, क्योंकि वो भी क्या है, उन्होंने क्या किया? पाथ थोड़ा टेढ़ा किया और वहां से क्रॉस करके चले गए। आई बात समझ में? अच्छा,
तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है, ये प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि आप भी क्या है एक हैवी मेट में, आप भी क्या है एक पार्टिकल, ये भी क्या है पार्टिकल, दैट मीन्स कि वहां यहाँ पर रिपल्शन हुआ है, एक तरीके से डेविएशन हुआ है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से कोई डेविएशन देखने को मिला है। तो अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, आपके पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और आपका जो स्फीयर है, वो जो आपका एटम है, उसमें भी क्या है पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, दैट मीन्स कि वहां, लेकिन कुछ ही, दोबारा सुनो, कि पॉजिटिव चार्ज उसके अंदर है एटम के अंदर, और अल्फा पार्टिकल के अंदर भी क्या था पॉजिटिव चार्ज था, जिस वजह से उनमें रिपल्शन हुआ, रिपल्शन होने की वजह से उन्होंने अपना पाथ डेविएट किया, लेकिन कुछ ही पार्टिकल डेविएट हुए, दैट मीन्स कि पॉजिटिव चार्ज तो प्रेजेंट है। देखो यहाँ पर ये हर्डल क्या थे तो सही, बट होल के कंपेरिजन में थोड़ी सी जगह में थे। ऐसे ही एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज तो है, बट बहुत कम स्पेस में ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये कहता है द मास मस्ट बी ऑक्यूपाइंग, द मास, कौन सा मास, पॉजिटिव मास की बात कर रहा है, मस्ट बी ऑक्यूपाइंग, मस्ट बी ऑक्यूपाइंग अ वेरी स्मॉल स्पेस, अ वेरी स्मॉल स्पेस। ठीक है, वेरी स्मॉल स्पेस किसके अंदर बच्चे, विद इन दी एटम, विद इन दी एटम, यानी कि एटम के अंदर बहुत स्मॉल स्पेस उन्होंने घेरा हुआ है, क्योंकि इनके ऊपर भी अल्फा पार्टिकल के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज था, जिसकी वजह से उन्होंने क्या शो किया, डिफ्लेक्शन शो किया। उसके बाद आता है बच्चे थर्ड पॉइंट। ये जो थर्ड पॉइंट था, यानी कि यहां पर जो मेंबर खड़ा होगा वो अगर यहां से क्रॉस करने की कोशिश करेगा, और यहां पर क्या था, पिलर था। आप खुद देखिए, इतने बड़े रूम के कंपैरिजन में एक छोटी सी जगह पर एक पिलर है, लेकिन वो जो पिलर है काफी हैवी होगा, बड़ा सारा होगा, एक बड़ा ऑब्जेक्ट, मतलब कि भारी भरकम सा एक ऑब्जेक्ट है। तो यहां से जो भी जाएगा वो सोचेगा दीवार आ गई, दीवार आके वो क्या हो जाएगा, वापस अपने एंगल पर आ जाएगा, या फिर सोचेगा दीवार दूर तक होगी, दूर तक होगी तो दूर किसी एंगल पर यहां वापस आने की कोशिश करेगा, जरूरी नहीं वापस इस रास्ते से आए, या फिर क्या हो जाए, टकराया, टकरा के इसको चक्कर आ गया, किसी और एंगल पे आ गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहां पर जब एक लार्ज डिफ्लेक्शन देखने को मिला, वो किसकी वजह से हुआ। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो 4 यूनिट मास रखते हैं, यानी कि हैवी होते हैं, अगर वो लार्ज डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। अब मान लीजिए मैंने क्या किया, इस पेन को टक्कर मारी, तो ये पेन क्या हो जाएगा, चला जाएगा, गिर जाएगा कहीं पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बहुत हल्का है, मेरे कंपैरिजन में क्या है, बहुत हल्का सा ऑब्जेक्ट है। लेकिन मैं अब किसी दीवार पर टक्कर मारूं तो क्या होगा, मैं गिरूंगी। ठीक है, मेरा सिर फूटेगा। क्यों, क्योंकि अब मैं अपने से किसी हैवी ऑब्जेक्ट से टकरा रही थी। ठीक है, अपने से किसी हैवी ऑब्जेक्ट से टकरा रही थी। तो अल्फा पार्टिकल अगर अपने से किसी हैवी ऑब्जेक्ट या फिर अपने बराबर वाले ऑब्जेक्ट से टकराएगा तभी लार्ज डिफ्लेक्शन होगा। दैट मीन्स कि आपके उस एटम के अंदर एक हैवी पार्टिकल और एक हैवी बॉडी प्रेजेंट है। ठीक है, क्या प्रेजेंट है, एक हैवी बॉडी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या हुआ बच्चे, ये स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन देखने को मिला। ठीक है, तो क्या माना गया, दैट देयर द स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन और इवन बाउंसिंग बैक हम जिसको बोलते हैं ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द फॉइल वर एक्सप्लेन, किस बेसिस पे, टू बी द डायरेक्ट कोलिजन विद द हैवीली पॉजिटिवली चार्ज्ड मास। क्योंकि पॉजिटिवली ही क्यों बोला, क्योंकि अगर वो नेगेटिव चार्ज होता तो उस अल्फा पार्टिकल को अट्रैक्ट करके अपने पास रख लेता। भाई इधर मैग्नेट है, ठीक है, उसमें अच्छे खासी पावर की मैग्नेट है, ये क्या है, आयरन की छड़ है, इसको इसके पास लेके जा रही हूँ, इसको इसके पास लेके जा रही हूँ, तो क्या होगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा फटाफट। लेकिन अगर ये अब दूसरी मैग्नेट ले ली, ये भी नॉर्थ पोल की, ये भी नॉर्थ पोल की, अब इसको पास लेके जा रही हूँ, तो क्या होगा, रिपल्शन होगा ना। तो ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, और दोनों के दोनों हैवी, तो क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, डेविएट करेंगे, और एक लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट करेंगे। गॉट इट। तो यहां से इन्होंने क्या कहा, दैट जो थर्ड पॉइंट था, लार्ज डिफ्लेक्शन कैन बी एक्सप्लेन, लार्ज डिफ्लेक्शन कैन बी explained
बाई डायरेक्ट कोलिजन, कोलिजन का मतलब टकराना, ठीक है, डायरेक्ट कोलिजन किसका, विद द हैवीली पॉजिटिवली चार्ज्ड मास। कोई मास होगा, कोई बॉडी है, कोई कुछ प्रेजेंट है जिसमें एक हैवी पॉजिटिव चार्ज क्या है बच्चे, प्रेजेंट है। अब उस हैवी मास को उन्होंने क्या बोला, न्यूक्लियस बोला, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज मास जो उनके अंदर प्रेजेंट है उसको क्या बोला गया, न्यूक्लियस बोला गया। क्या बोला गया बच्चे, न्यूक्लियस बोला गया, ठीक है। तो ये तो सारी ऑब्जर्वेशन थी जो रदरफोर्ड ने क्या बताई, अपने एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग जो रिजल्ट आया उसको लेकर बताई। अब हम बात करेंगे कि रदरफोर्ड मॉडल क्या एक्सप्लेन करता है। रदरफोर्ड देखो, ये तो सर प्रैक्टिकल जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उसके बारे में बताया, लेकिन उन्हें अपने मॉडल को लेकर क्या बताया कि उनके मॉडल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है और जो प्रोटॉन है वो किसी एटम के अंदर किस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो फर्स्ट पॉइंट उन्होंने कहा कि दैट इन एन एटम the entire mass and the positive charges and the positive charge is कहां पर प्रेजेंट है बच्चे, इज कंसंट्रेटेड, यानी कि इकट्ठा है, ठीक है, कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन, यानी कि जितना भी एक एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक छोटी सी जगह पर रखा गया है। मतलब जैसे खजाना नहीं रख देते, छोटी सी जगह में दुबकू के रख देते हैं ना, ठीक है, इन वेरी स्मॉल रीजन एंड दैट सेंटर रीजन, और वो जो रीजन है वो कहां पर है, सेंटर में, इन द सेंटर। और उस सेंटर को क्या कहते हैं बच्चे, न्यूक्लियस, कोल्ड न्यूक्लियस, और उसको नाम क्या दिया, न्यूक्लियस। क्या कहा उन्होंने, मॉडल एक्सप्लेन कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि एक एटम का जो भी पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, एंटायर मास, कौन सा मास, पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो कंसंट्रेटेड है एक स्मॉल रीजन में, और वो स्मॉल रीजन कहां पर है, सेंटर ऑफ एनी एटम, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। और इन्होंने ये भी कहा कि वो जो न्यूक्लियस है उसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, वेरी वेरी स्मॉल है, बहुत बहुत छोटा है। और जैसे कि एक तरीके से गुब्बारा ले लीजिए, गुब्बारे में कितना वजन होता है, बहुत हल्का होता है, लेकिन उस गुब्बारे के अंदर क्या रख दे, एक पत्थर डाल दे जिसका थोड़ा अच्छा खासा वेट होता है, बस इतना हो कि वो जो वो उसके वेट को जो गुब्बारा है, बलून है, वो बियर कर सके, ठीक है। तो आप खुद बताइए कि उसके बाद में उस बैलून का जो भी वेट होगा, मोस्ट ऑफ द जो वेट है वो सिर्फ उस पत्थर की वजह से है, ठीक है। गुब्बारा, बलून इतना बड़ा और पत्थर कितना छोटा सा, राइट, स्टोन कितना था, वो छोटा सा, यानी कि उसकी वजह से वो वजन था। ऐसे ही एक एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, उसी के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, और उस न्यूक्लियस की वजह से ही पूरे एटम का मास होता है। अब इन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियस है वो उसका जो वॉल्यूम है बहुत कम है, बहुत छोटा है। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक प्रैक्टिकली एग्जांपल बताया। उन्होंने कहा कि आप किसी एक 5 किलोमीटर की रेडियस ले लीजिए, यहाँ आप ऐसा कर लीजिए, अपनी लोकेशन से 5 किलोमीटर ड्रॉ कर लीजिए एक रेडियस, जाके मतलब ड्रॉ करने लग जाना, एक आइडिया ले लेना रफ, तो वहां से 5 किलोमीटर लंबा फिर उससे एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, तो ये तो एक स्फीयर बन गया आपका, ठीक है। तो 5 किलोमीटर छोटा नहीं होता, काफी बड़ा बन गया। उसके कंपैरिजन में क्रिकेट बॉल, इतने बड़े स्फीयर के कंपैरिजन में एक क्रिकेट बॉल जो होती है, तो ये क्रिकेट बॉल, ये पूरा तो क्या होगा, एटम होगा, और ये जो छोटा सा है वो क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। क्या होगा बच्चे, न्यूक्लियस होगा। तो ये होता है, और इसी के अंदर सारा वजन है। जैसे बलून के अंदर जो आपने स्टोन डाला तो उसकी छोटा सा था ना वो, ठीक है, उसकी वजह से सारा वजन था, ऐसे इस न्यूक्लियस की वजह से, क्योंकि सारा पॉजिटिव चार्ज इसी के अंदर है। तो पहली बात तो उन्होंने ये कही, ठीक है। अब दूसरा कहता है, दूसरा पॉइंट में कहा उन्होंने, द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के जो पॉजिटिव चार्ज आया न्यूक्लियस के अंदर, उसके बारे में कह रहा है, द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रोटॉन्स, है ना। प्रोटॉन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, प्रोटॉन्स की वजह से ही, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट मीन्स कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन ही प्रेजेंट है,
ठीक है, यानी कि द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज ठीक है, वो किसकी वजह से होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से होगा। इस वजह से जो न्यूक्लियस का जो मास है वो वेरी करेगा एटम टू एटम, क्योंकि हर एक एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या मिलेंगे, डिफरेंट मिलेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर डिफरेंट मिलेंगे तो उनका जो मास होगा बच्चे वो भी क्या करेगा, वेरी करेगा, चेंज होता रहेगा। अगले पॉइंट में कहता है द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय surrounded by negatively charged electrons, चारों तरफ उनके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसकी वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है एटम का बैलेंस हो रखा है। ठीक है, विच बैलेंस द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। वरना क्या हो जाता, आपका जो एटम है वो क्या हो जाता, उसकी न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाती। एटम इसकी वजह से क्या हो रहा है, हो गया आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में इन्होंने क्या कहा कि जो एटम है, देखो जो थॉमसन मॉडल था उन्होंने क्या कहा था कि जो एटम है, जो इलेक्ट्रॉन है इम्बेडेड है, दसे होने का मतलब स्टेशनरी, एक जगह पे टिके हुए हैं। लेकिन रदरफोर्ड ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो स्टेशनरी नहीं है, वो मूव कर रहे हैं बहुत स्पीडली, क्योंकि इसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो पॉजिटिव चार्ज में डिफ्लेक्शन वहां पर देखने को, काफी लार्ज एंगल पर देखने को मिला। ठीक है, तो उन्होंने कहा द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी, द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी बट आर रिवॉल्व कर रहे हैं, रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एट वेरी हाई स्पीड, बहुत स्पीड से न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, लाइक अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन, इस वजह से इनको क्या कहा गया, प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स बोला गया। क्या बोला गया बच्चे, प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स बोला गया। फिफ्थ पॉइंट में हम यही डिस्कस करेंगे कि उन्होंने क्या किया था कि जो एटम का जो मॉडल था उसको सोलर सिस्टम से रिलेट करा दिया था। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो रिजेंबल करा दिया था अपने मॉडल को, जैसे इन्होंने किससे रिजेंबल करवाया था, वाटरमेलन से रिजेंबल करवाया था, इन्होंने एक सोलर सिस्टम से रिजेंबल करवा दिया था। और क्या कहा, जिस तरीके से जो प्लेनेट है वो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं किसके, सन के, इसी तरीके से जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस तो क्या है, सन है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक तरीके से क्या है, प्लैनेट है, जो किसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, न्यूक्लियस की तरफ चक्कर लगा रहा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है हाई स्पीड के साथ में। और सारी की सारी एनर्जी हमारी किस में होती है, सन में होती है। इसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर सारा पॉजिटिव चार्ज है। गॉट इट। उसके बाद में इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट में कहा द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस। अब इलेक्ट्रॉन यहां से मूव कर रहा है, न्यूक्लियस इधर मूव कर रहा है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो अब वो उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा। ठीक है, अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन तो कहीं ना कहीं गिर जाता, मर जाता बेचारा, है ना। तो उन्होंने क्या कहा, द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स and the nucleus are held by electrostatic force of attraction। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसके बाद में बच्चे आती है लास्ट पॉइंट में कहा दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज एम्प्टी। यानी कि अगर ये न्यूक्लियस है और ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं चारों तरफ, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो जगह है काफी खाली है। तभी तो क्या हुआ था, अल्फा पार्टिकल्स आर पार चले गए थे।
तो लास्ट पॉइंट में कहा मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम बिटवीन द न्यूक्लियस एंड क्या रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स आर एम्प्टी। ठीक है, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार बच्चों से पूछा जाता है कि व्हाट वर द ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, तो वो क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन में क्या लिख देते हैं, मॉडल की एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। मॉडल के ऑब्जर्वेशन में तो यही लिखना है। अगर पूछा जाए कि व्हाट वर द ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो उसमें आपको एक्सपेरिमेंट के बारे में एक्सप्लेनेशन देनी है। तो मॉडल और एक्सपेरिमेंट को डिफरेंट आपको देखना है। ठीक है, ये इन्होंने मॉडल के बारे में बताया कि मॉडल में क्या क्या है। इन्होंने बताया कि जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया तो क्या क्या चीजें ऑब्जर्व हुई, और वो चीजें जो ऑब्जर्व हुई वो आपको क्या क्या चीजें एक्सप्लेन कर रही हैं। ठीक है, तो रदरफोर्ड मॉडल के बाद में कौन सा कंसेप्ट निकल के आया? कंसेप्ट निकल के आया एटॉमिक नंबर का और मास नंबर का। 1913 में मूजली आए। ठीक है, उन्होंने क्या किया, डिफरेंट ठीक है एलिमेंट के ऊपर एक्सरे एमिट करवा के देखे। ठीक है, उन एक्सरेज के ऊपर उन्होंने क्या स्टडी की बच्चे, मैग्नीट्यूड को स्टडी किया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज को स्टडी किया किससे, डिफरेंट एलिमेंट पे बाय द एक्सरेज। ठीक है, तो उन्होंने वहां से कंसेप्ट निकाला और क्या किया, उन पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज निकल के आया था, उनको किससे रिलेट कर दिया, या फिर उनको क्या बोला गया, एटॉमिक नंबर बोला गया। यानी कि द नंबर ऑफ यूनिट चार्ज। ठीक है, और चार्ज कैसा था बच्चा, पॉजिटिव, कैरिड बाय द न्यूक्लियस of an atom is termed as atomic number। हम लोगों ने जब प्रोटॉन के बारे में जाना था तो ये कहा था कि एक यूनिट चार्ज जो आपके एनोड रेस से यहां से निकला था, एक यूनिट चार्ज को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन से कंसीडर करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर एक ही प्रोटॉन होता है, उसी का ही मास। ठीक है, उसी का मास क्या था, 1 यूनिट चार्ज हम मान के चल रहे थे। अब उन्होंने क्या कर दिया, एक यूनिट चार्ज को उसके एटॉमिक नंबर से रिलेट कर दिया। यानी कि एक यूनिट चार्ज का मतलब एक प्रोटॉन, तो एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, उतना ही होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है, एक यूनिट चार्ज देखा था हाइड्रोजन के अंदर, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना रख दिया गया, 1। इसी के अकॉर्डिंग कार्बन के अंदर अगर 6 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 6 होगा। तो ये सब बातें क्या थी, मूसली ने हम लोगों को बताई थी। अब क्या यहाँ से बात रखी गई, इन्होंने कहा दैट एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे कैपिटल Z से। ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, न्यूक्लियर चार्ज के इक्वल होगा। अभी तक जो कंसेप्ट चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होगा। ठीक है, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होगा। देखो, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होंगे इलेक्ट्रॉन तो उतने ही होंगे, ये बात तो ठीक है। लेकिन बात आती है न्यूक्लियर चार्ज की, कि न्यूक्लियस के ऊपर अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और वो पॉजिटिव चार्ज सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से है, प्रोटॉन की वजह से है। तो जो एटॉमिक नंबर होगा वो न्यूक्लियर चार्ज के इक्वल होगा, या फिर कह सकते एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। ठीक है, तो प्रोटॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल p से, इलेक्ट्रॉन को स्मॉल e से। लेकिन दिक्कत आ गई इसमें, क्या आई, कुछ दिक्कत आई कि चलो हाइड्रोजन का जब केस देखा गया तो यूनिट चार्ज निकल के आया, और यूनिट चार्ज ही निकल के आया तो जब यूनिट चार्ज निकल के आया तो ये ठीक है, उसके अंदर क्या था, एक प्रोटॉन था, तो मास भी क्या निकल के आया, उतना ही निकल के आया। लेकिन जब कार्बन को उठाया गया तो देखा गया कि कार्बन का जो मास था, ठीक है, कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन है, तो उसका जो मास है वो कितना होना चाहिए, 6 यूनिट ही होना चाहिए। लेकिन जो कार्बन का जो मास निकला वो कितना निकल के आया, 12 यूनिट निकल के आया। कितना, अब उस मास से बिल्कुल डबल निकल के आया।
तो यहां पर क्या हुआ, सबका दिमाग घूम गया। दैट मीन्स कि किसी एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज के अलावा, यानी कि प्रोटॉन के और इलेक्ट्रॉन के अलावा कुछ और हैवी बॉडी भी प्रेजेंट है। दोबारा सुनिए, क्या दिमाग लगाया गया यहां से। देखो, होना तो कितना चाहिए था, अभी तक जितनी भी स्टडी की गई उसके अकॉर्डिंग सारा का सारा मास प्रोटॉन की वजह से था। तो कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं, तो उसका मास 6 यूनिट होना चाहिए। 1 यूनिट इंटू में 6 हो जाएगा, ठीक। लेकिन उसका मास कितना निकल के आया, 12 यूनिट। जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उससे डबल निकल के आया। तो यहां से प्रॉब्लम क्या जनरेट हुई बच्चे, तो प्रॉब्लम ये आई कि ऐसे डबल कैसे हो गया। तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, दैट मीन्स कि एक एटम के अंदर और भी कोई हैवी बॉडी प्रेजेंट है जिसका मास प्रोटॉन के मास के ही इक्वल है, यानी कि 1 यूनिट ही है, ठीक है, एक प्रोटॉन के इक्वल, ठीक है। जिसका मास प्रोटॉन, अब एक प्रोटॉन है, अगर उसके अंदर जितने प्रोटॉन होंगे तो उसका मास भी उतने ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जिसका मास प्रोटॉन के मास के ही इक्वल है, लेकिन उस पर कोई चार्ज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर उस पर कोई चार्ज होता, अगर पॉजिटिव चार्ज होता या नेगेटिव चार्ज होता, तो जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहता, क्योंकि नंबर में तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है, इक्वल है हर एटम के अंदर। तो ये तो ऑलरेडी क्या हो गए, न्यूट्रल बना दिया उन्होंने एटम को। अगर कोई और चार्ज का होता तो इलेक्ट्रिकल जो न्यूट्रलिटी थी वो क्या हो जाती, डिस्टर्ब हो जाती। दैट मीन्स जो हैवी बॉडी उसके अंदर प्रेजेंट है, हैवी, तो वो कैसा है, न्यूट्रल है, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो इसके बाद कौन आए भाई, जेम्स चैडविक आए। कौन आए, जेम्स चैडविक आए, ठीक है। कब आए ये, 1932 में। तो उन्होंने क्या किया, बेरिलियम का एटम लिया, ठीक है। उन्होंने क्या किया बच्चे, बम्बार्डमेंट करवाई बेरिलियम एलिमेंट के ऊपर। बेरिलियम की उन्होंने शीट ली और उनके ऊपर अल्फा पार्टिकल की स्ट्राइकिंग करवाई, फिर से स्ट्राइकिंग करवाई, ठीक है। और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, एक हाईली पेनिट्रेशन ऑब्जर्व किया, ठीक है। हाईली पेनिट्रेटिंग रेज ऑब्जर्व की, जो क्या कंटेन कर रही थी, न्यूट्रल पार्टिकल्स कंटेन कर रही थी, ठीक है। यानी कि उन्होंने बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल, और अल्फा पार्टिकल के ऊपर मैं आपको बता चुकी क्या होते हैं, हीलियम होते हैं, ठीक है। वो ऑब्जर्व किए और क्या देखा उन्होंने कि उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि उनमें से कुछ निकल कर आया, और वो जो चीज निकल के आई वो क्या थी, न्यूट्रल बॉडी थी कोई, ठीक है। कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स निकल के आए यहां से, ठीक है। ये क्या निकल के आ गया, न्यूट्रल। और उस न्यूट्रल पार्टिकल को, ठीक है, न्यूट्रल पार्टिकल को उन्होंने क्या नाम दे दिया बच्चे, न्यूट्रॉन नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, न्यूट्रॉन, उन्होंने उनको नाम दे दिया, ठीक है। तो अगर न्यूट्रॉन को डिफाइन किया जाए, तो न्यूट्रॉन के अगर मास की बात की जाए, तो एक न्यूट्रॉन का जो मास होगा वो नियरली इक्वल किसका है, प्रोटॉन के मास के इक्वल है। तो अगर यहां पर मैं कार्बन के मास को उठाऊं, तो कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन थे, ठीक है। तो न्यूट्रॉन में कितने हो गए, तो डबल था, तो वो 6 न्यूट्रॉन के इक्वल ही रहा होगा, क्योंकि मास क्या था, दोनों का इक्वल था। दैट मीन्स कि हर एक एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर। तो यहां पर अगर मैं न्यूट्रॉन को डिफाइन करूं, तो ये कह सकती हूं, ए न्यूट्रॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल। अ न्यूट्रॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल हैविंग मास लगभग किसके इक्वल होगा, प्रोटॉन के मास के इक्वल, 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg, इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोजन एटम, क्योंकि उसके अंदर क्या था, एक प्रोटॉन था, ठीक है, हाइड्रोजन एटम, एंड कैरिंग नो इलेक्ट्रिकल चार्ज। यहां पर हाइड्रोजन एटम का मतलब क्या है, हालांकि देखो हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है कि हाइड्रोजन के अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन ही प्रेजेंट है। यहां पर हाइड्रोजन का यूज किया गया इस मास को, यानी कि न्यूट्रॉन के मास को, हर एक मास को हम हाइड्रोजन के मास से कंपेयर करके देखते हैं, तो वो क्या हुआ, न्यूट्रॉन का जो मास निकल के आया हाइड्रोजन के मास के इक्वल ही निकल के आया, और प्रोटॉन का मास भी क्या था, हाइड्रोजन के मास के इक्वल था। दैट मीन्स कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या है बच्चे, इक्वल है।
ठीक है, तो यहां से उन्होंने पूरी क्या निकाली, कंक्लूजन निकाला। इन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है अपने अंदर, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कंटेन करता है। दैट उन्होंने कहा दैट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियस। कहां पर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एंड आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, यानी कि न्यूक्लियॉन्स इनको बोला गया। अगर आपसे कोई कहे कि न्यूक्लियॉन्स क्या है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस किसको बोलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो चीज प्रेजेंट है उनको हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोल देते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन बोला जाए, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। और अब यहां से क्या निकाला गया, मास नंबर की टर्म्स निकाली गई और एटॉमिक नंबर की टर्म्स निकाली गई। तो एटॉमिक नंबर को तो पहले रिलेट कर दिया गया, किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से रिलेट कर दिया गया। तो जो मास नंबर होगा, तो ये तो क्लियर हो गया कि जो एटम का जो मास है वो सिर्फ प्रोटॉन की वजह से नहीं है। इलेक्ट्रॉन का तो मास वैसे भी नेग्लिजिबल था, तो सारे के सारे एटम का जो मास था वो किसकी वजह से है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। तो जो मास नंबर होगा वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट करती हूँ, स्मॉल पी से, ठीक है, प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और न्यूट्रॉन्स को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ स्मॉल एन से। ठीक है, फिर से देखते हैं, जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ बच्चे कैपिटल जेड से। ये किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी किसी एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है। ठीक है, अब जितने प्रोटॉन प्रेजेंट है उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होंगे। तो यहां से मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी लिख सकती हूं। ठीक है, अच्छा, जो मास नंबर होता है उसको मैं रिप्रेजेंट करती हूं कैपिटल ए से। ठीक है, कैपिटल ए से, विच इज पी प्लस एन। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल आ गया, पी के इक्वल आ गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, मतलब कोई क्वेश्चन पूछता है दैट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जेड एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, इज ऑल्सो जेड, सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जेड एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज जेड। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे। अगर मैंने आपको मास नंबर दे दिया, मास नंबर दे दिया और नंबर ऑफ प्रोटॉन बता दिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन बता दिया, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, ए माइनस पी। ठीक है, और नंबर को आप सॉरी यहां पर पी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब जो पी है यानी कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो किसके इक्वल है, एटॉमिक नंबर के इक्वल, यानी कि जेड के इक्वल। तो इसको इन टर्म में हम कैसे लिखेंगे, दैट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यहां से तो क्या होना चाहिए, ए माइनस पी, पर पी नहीं लिखेंगे क्योंकि जो हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो किसके इक्वल है, एटॉमिक नंबर के इक्वल है। क्योंकि हर एक एलिमेंट का हमें एटॉमिक नंबर पता होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फिर भी वेरी करते रहते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस में नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके यहां से निकल के आ जाएंगे। तो अब किसी एलिमेंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है वो देखते हैं। मान लीजिए ये तो क्या है, सिंबल है, सिंबल कुछ किसी भी एलिमेंट का, लाइक मैग्नीशियम को आप Mg से रिप्रेजेंट करते हो, सोडियम को Na से। तो ये X को कोई भी एलिमेंट है जिसको आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो उस एलिमेंट को। ठीक है, जो इस एलिमेंट के ऊपर की साइड में लिखा जाता है ए क्या है आपका, मास नंबर। ठीक है, और ये जो बेस में यहां पर लिखा जाता है Z, ये क्या है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भी आप क्या किसको लिख के बताइए, कोई भी आइटम है, कोई भी एग्जांपल आपको दे दिया गया, लाइक सोडियम को लिख के बताइए, तो सोडियम को लिखेंगे, या फिर मान लिया मैंने कह दिया लिथियम को लिख के दिखाइए, तो कैसे लिखेंगे, लिथियम यानी कि एलिमेंट, लिथियम मास नंबर। तो लिथियम का जो मास होता है वो कितना होता है, 7। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। सो बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक जो बातें थी रिलेटेड टू एटम वो समझ में अच्छे से आई होंगी। ठीक है, टिल देन आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू सो मच।